नमस्कार। इस वीडियो में हम अपनी मेंटल हेल्थ केस स्टडीज़ वाली जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज एक नया केस डिस्कस करेंगे। और यह केस है 12 साल के एक लड़के हरप्रीत के बारे में, जिसको कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर था। तो आइए इस केस के बारे में बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ कि ये केस कैसा था। हरप्रीत एक 12 साल का लड़का था जिसको कि मेंटल हेल्थ के एक क्लिनिक पर रेफ़र किया गया था, क्योंकि उसे बहुत लंबे समय से अपने पेरेंट्स को खोने की एंजाइटी रही थी। उसको बहुत ही यंग एज में, जब वो बहुत छोटा था, तभी से ये एंजाइटीज़ उसमें देखने में आने लगी थी। उसमें ये एंजाइटीज़ डेवलप हो गई थी और उसको अपना किंडरगार्टन स्कूल शुरू करने में बहुत मुश्किल हुई थी। बहुत ज़्यादा रोता था, परेशान रहता था, डरता था वो स्कूल जाने से। घर छोड़ते वक्त, घर से निकलते वक्त वो बहुत हल्ला मचा देता था। बहुत डर लगता था उसे स्कूल जाने में। 3rd क्लास में जब वो आया तो थोड़ा टाइम के लिए उसकी बुलिंग भी हुई, जिस वजह से उसकी एंग्जाइटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई और उसका स्कूल ना जाने का जो ज़िद थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। हरप्रीत के जो पेरेंट्स थे उन्होंने ऐसा देखा कि उसको हमेशा कोई ना कोई नए तरह की चिंता पकड़ लेती है, पर उसकी जो एक कांस्टेंट वरी है, जो हमेशा रहने वाला जो उसका डर है, वो अक्सर उसके पेरेंट्स की सेफ्टी के इर्द गिर्द घूमता है। जब भी उसके दोनों पेरेंट्स काम के लिए जाते थे, मतलब काम पे होते थे, या जब वो घर होते थे, तब तो वो अक्सर बड़ा ठीक दिखाई देता था। पर जब भी वो रास्ते में होते थे या कहीं जा रहे होते थे, रास्ते में ट्रैवल कर रहे होते थे, तो उसमें बड़ी चिंताएं हो जाती थी। वो डरने लगता था कि कहीं वो मर ना जाए किसी एक्सीडेंट में। पेरेंट्स जब काम से लौटते वक्त देर हो जाती थी उन्हें, या जब भी वो कहीं आपस में साथ मिलके कहीं जाते थे, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, या किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स के यहाँ, तो वो बड़ा पगला सा जाता था। बहुत ज़्यादा उनको बार बार फ़ोन करने लगता था, बहुत ज़िद्दी सा हो जाता था, बेचैन सा हो जाता था, और बार बार उनको मोबाइल पे टेक्स्ट करता रहता था। वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करने के लिए उनको इंसिस्ट करता था। हरप्रीत को ज़्यादातर अपनी मम्मी की सेफ्टी को लेकर बहुत चिंताएं रहती थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी जो सोलो एक्टिविटीज़ थी वो भी बहुत कम कर दी थी। क्योंकि वो अब अकेले कुछ काम करती थी तो हरप्रीत को बहुत चिंताएं होती थी, जिस वजह से वो हमेशा या तो हरप्रीत को या किसी ना किसी घर के सदस्य को अपने साथ रखती थी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हरप्रीत जो था वो बहुत डरता था, चिंता करता था, और इस मजबूरी में आकर मदर ने अपने जो भी बिहेवियर्स थे, रूटीन थी, उसको चेंज कर लिया था। और वो हमेशा किसी ना किसी घर के व्यक्ति को इन्वॉल्व करके रखती थी। वो ऐसा बोली कि हरप्रीत जो है वो हर जगह मुझे फॉलो करता है, इनफैक्ट टॉयलेट में भी मुझे फॉलो करता है। मैं टॉयलेट चली जाती हूँ, वो बाहर खड़ा रहता है सारा टाइम, बार बार पूछता रहता है, मम्मी कब आओगी बाहर, कब निकलोगी, कितनी देर में आ रही हो, हमेशा ऐसे पूछता रहता है। पर हरप्रीत जो है वो अपने फादर के प्रति थोड़ा कम डिमांडिंग है, इतना ज़्यादा उनके पीछे नहीं पड़ता, उनसे ज़्यादा जिद नहीं करता कि वो हर वक्त उसके साथ आसपास अवेलेबल रहें, या जहाँ भी पापा जाएं तो वो भी उनके पीछे चल पड़े, ऐसा कम देखने में आता है। उसके पापा का ऐसा मानना था कि अगर हम इसी तरह से उसको हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उसको कंफर्ट देते रहेंगे, उसके साथ हमेशा इधर उधर जाएंगे, घर पे बाहर हर जगह अगर हम उसके आसपास मौजूद रहेंगे, तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा हमारे ऊपर। इसलिए वो अक्सर उसको अपने से थोड़ा दूर रख दिया करते थे। और वो अपने काम जब करते थे, बिजी रहते थे, तो अक्सर वो ध्यान रखते थे कि हरप्रीत उनके आगे पीछे ना घूमे। और उसके पापा का ऐसा मानना था कि उसकी जो मदर हैं, बच्चे की, हरप्रीत की जो मदर हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं, छोटी छोटी बात पर इतना सीरियस हो जाती हैं कि जैसे उनको लगता है कि हरप्रीत जो भी कह रहा है उसे मानना चाहिए उनकी बात को। हरप्रीत के स्कूल में ग्रेड्स जो थे वो अच्छे आते थे, वो अच्छा स्कोर कर लिया करता था एग्ज़ाम्स में। उसके टीचर ये तो मानते थे कि वो बड़ा क्वाइट रहता है, बड़ा चुपचाप और शांत सा रहता है, पर उसके फ्रेंड्स तो काफ़ी सारे हैं और वो दूसरे बच्चों के साथ अच्छे से काम भी कर लेता है, उनके साथ खेल भी लेता है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेता है अच्छे से। और टीचर्स का ये भी कहना था कि हरप्रीत जो था वो बड़ा सेंसिटिव था। अगर कोई उसका मजाक बनाए या उसको कोई छेड़ने की कोशिश करे तो वो दूर होता था उन लोगों से जो उसको थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई पड़ते थे या उसे चिढ़ाते थे। और उसकी जो बुलिंग थी उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, जिस वजह से वो खासकर ध्यान रखता था कि वो किन लोगों से मिल रहा है, किन लोगों से नहीं मिल रहा है, कौन से बच्चे उसके प्रति अच्छे हैं, कौन से बच्चे उसके प्रति अच्छे नहीं हैं। तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखता था। इस वजह से वो थोड़ा लोगों के बीच थोड़ा सा सतर्क और थोड़ा डरा डरा भी रहता था। इंटरव्यूइंग के टाइम पे ऐसा पता चला कि हरप्रीत और उसकी फैमिली ने कई महीनों तक साइकोथेरेपी ली थी जब हरप्रीत 10 साल का था। तो फादर ने बताया कि उस थेरेपी ने काफ़ी हेल्प किया, स्पेशली कि वाइफ को बहुत हेल्प किया, मतलब बच्चे की मम्मी को। थेरेपी की हेल्प से ही उन्होंने ऐसा बताया कि हरप्रीत की जो मदर है वो थोड़ी कम ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी।
और इसी वजह से उन्होंने ऐसा बताया कि हरप्रीत की एंग्जाइटी भी जो थी वो भी बेटर होती जा रही थी, मतलब एंग्जाइटी के लेवल्स कम होते जा रहे थे। अब वो पहले की तरह बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता था जैसा कि वो और छोटा था, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में था तब जितना एंग्जाइटी किया करता था उसके मुकाबले। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट देखने में आई कि हरप्रीत की जो मदर थी उनको भी हिस्ट्री थी पैनिक डिसऑर्डर की, मतलब पैनिक अटैक्स की हिस्ट्री थी। साथ ही साथ उनको एगोराफोबिया भी रहा था, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फोबिया होता है जिसमें कि ओपन स्पेसेस को लेकर काफ़ी डर रहता है और व्यक्ति को रहता है कि वो कहीं बंद ना हो जाए या किसी ऐसी जगह पर अकेले ना छूट जाएं जहां से वो बाहर ना निकल पाए या वो अपने लिए कुछ ऐसा ना कर पाए जिससे कि उनकी हेल्प हो सके या वो सिचुएशन से बाहर आ सकें। और साथ ही साथ हरप्रीत की मदर को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी रहा था। उनको अक्सर ऐसा लगता था कि दूसरे लोग उन्हें जज करते हैं, दूसरे लोग हमेशा उनके बारे में बात करते हैं, दूसरों के सामने वो एम्बेरस फील ना करें, ऐसा वो हमेशा अपने ऊपर ध्यान देती थी। हमेशा खुद के बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन पूछती थी कि कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, वैसा तो नहीं कर दिया, लोग क्या सोचेंगे, क्या लोगों ने ये वाली कमी मेरी नोटिस कर ली होगी, कहीं वो मेरे बारे में ऐसा या वैसा तो नहीं सोच रहे होंगे। तो इस वजह से वो काफ़ी हद तक सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सोशल सिचुएशंस में थोड़ा दूर भी रहती थी। और केवल मदर ही नहीं, ऐसा देखने में आया कि हरप्रीत की जो नानी रही हैं, मतलब हरप्रीत की मदर, वो भी काफ़ी एंग्शियस पर्सन रही हैं। वो भी अपनी बेटी की तरह, मतलब हरप्रीत की मदर की तरह काफ़ी एंग्शियस और काफ़ी नर्वस पर्सन की तरह हमेशा देखी गई हैं। हरप्रीत को डायग्नोसिस मिला सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का, और जैसा कि डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, 8 सिम्टम्स में से 4 कम से कम जो प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं वो 4 हरप्रीत में थे। जिसमें एक तो था कि उसको बहुत ही लंबे समय तक रहने वाली और लंबे समय से हो रही बहुत एंजाइटी और फियर थे सेपरेशन को लेकर, अपने पेरेंट्स से सेपरेशन को लेकर काफ़ी उसमें फियर्स थे। एंटिसिपेटेड एंजाइटी थी, मतलब कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अब क्या होगा, तब क्या होगा, ऐसे उसमें हमेशा डर रहते थे, जिसकी वजह से वो बहुत घबराता था। उसके पेरेंट्स को किसी तरह का कोई हार्म ना हो जाए, एक्सीडेंट में वो मर ना जाए, कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जाए जिससे कि उसको अपने पेरेंट्स से सेपरेट होना पड़े, जैसे कि वो कहीं दूर जॉब के लिए चले जाएं, किसी और के यहाँ रहने चले जाएं, काफ़ी लंबे टाइम तक, एक या एक दिन से ज़्यादा वो कहीं दूर किसी शहर में चले जाएं, किसी रिश्तेदार के यहाँ, मम्मी या पापा में से कोई अपने किसी पेरेंट के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ रहने चले जाए। तो इस सेपरेशन को लेकर वो काफ़ी वर्स सोचता था। और साथ ही साथ अकेला छूट जाने का भी उसमें बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, घर पे हमेशा कोई रहे मम्मी पापा में से। अकेला छूटने को लेकर उसके मन में बहुत डर रहते थे। उसकी मदर को भी पैनिक डिसऑर्डर था, एगोराफोबिया था, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर रहा था। और दोनों पेरेंट्स ने इस बात पर एग्री किया कि मदर की ये जो सारी एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही हैं, वरीज रही हैं, इन सब प्रॉब्लम्स का मदर के पेरेंटिंग स्टाइल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है, जिस वजह से ना ही केवल बच्चा, इनफैक्ट मदर भी चिंता करती है कि कहीं उसका बच्चा किसी खतरे में ना हो, बच्चा डर रहा है तो मुझे हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। ओवर प्रोटेक्टिव थी कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, कहीं वो बेचारा रो ना रहा हो, कहीं बेचारा एंग्जाइटी कर करके उसका दिमाग जो है एकदम से डर ना जाए, घबरा ना जाए, उसको गंदे गंदे सपने ना आने लग जाएं। उसको भी अपनी तरह वो ऐसा सोचती थी कि पैनिक अटैक ना आने लग जाएं, तो इसलिए वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहती थी। तो यहां हम ये कहेंगे कि हरप्रीत के जो डर थे, फियर थे, उनको रिवॉर्ड किया जाता था, मतलब रीइंफोर्स किया जाता था। मतलब कि अगर वो चाहता है कि पेरेंट्स उसके साथ घर रहें, वो दूर ना जाएं, तो पेरेंट्स ऐसा कर लेते थे। इस वजह से शायद ही कभी कोई ऐसा मौका आता था जब हरप्रीत को अकेला छोड़ा जाता था, और इसी वजह से उसमें अकेला छूट जाने का डर था। और जैसे ही वो कॉल करता था या टेक्स्ट मैसेज की डिमांड करता था, पेरेंट्स एकदम रिस्पॉन्स दे दिया करते थे। स्पेशली मदर की यहाँ पर बात हो रही है, मदर इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे दिया करती थी जब भी हरप्रीत को किसी भी तरीके का कोई डर होता था या एंग्जाइटी होती थी। तो ये रही हरप्रीत की स्टोरी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को लेके। और जैसा कि हम देखते हैं कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में ये बहुत आम तौर पे जो सिम्टम्स देखने में आते हैं, जिसमें होता है कि अपने पेरेंट्स से सेपरेशन को लेकर बहुत डर होना, इसीलिए इसको सेपरेशन एंजाइटी बोलते हैं, सेपरेट होने का डर। ऐसे बच्चों में बहुत इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है, बहुत यंग एज से इस तरह के बिहेवियर्स बच्चों में देखने में आ जाते हैं, और खासकर किसी ना किसी पेरेंट का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि मदर की पर्सनैलिटी, मदर का बिहेवियर, मदर का टेम्परामेंट, मदर का पेरेंटिंग स्टाइल सब इन्फ्लुएंस करे हैं हरप्रीत के अंदर होने वाली एंग्जाइटी को।
तो पेरेंटल एंग्जाइटी, पेरेंटल वरीज और पेरेंट्स के अंदर किसी डिसऑर्डर का होना बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि बच्चों में भी वो डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। हालांकि सेम डिसऑर्डर डेवलप हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर किसी ना किसी टाइप का एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर किसी एक पेरेंट में भी कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहा हो और किसी ना किसी फॉर्म में ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर अगर चल रहा हो, कॉन्टिन्यूअस हो। और क्योंकि मदर जो है वो एक प्राइमरी केयर गिवर होती है, बच्चे का लालन पालन मोस्टली मदर ही करती है, तो बिल्कुल इन्फेंसी से हम देख सकते हैं कि इस तरह का चिंताग्रस्त पेरेंटिंग स्टाइल मदर हमेशा प्रोजेक्ट करती है, हमेशा एक्सप्रेस करती है, जिस वजह से बच्चे में भी बहुत एंग्शियस टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं। तो अभी अगर सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, बाद में किसी तरीके का फोबिया हो सकता है, फिर उसके बाद पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है और ग्रेजुअली बड़ी एज में आके उसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के डेवलप होने के भी रिस्क बने रहेंगे। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि बचपन से बड़ी उम्र तक कई तरह के फोबियाज और एंग्जाइटी टाइप के डिसऑर्डर्स पनप सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, जहां पहले एक होगा, बाद में दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे ऐसे करके चेंज हो जाते हैं। अक्सर जो कोर्स होता है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर का वो ऐसा ही कुछ होता है। इसलिए इसका मेडिकल और साथ साथ एनवायरमेंटल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी होता है। मदर को भी अपनी एंग्जाइटीज़ को कम करना ज़रूरी है और साथ ही साथ बच्चे के अंदर भी एंग्जाइटीज़ को कम करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाना ज़रूरी है। मदर के डर के कारण बच्चे का डर जो है वो बहुत बढ़े जा रहा है, बड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो बच्चे की लाइफ में भी डिस्ट्रेस ला रहा है। बच्चा बाहर की दुनिया को भी फेस नहीं कर पा रहा है। कोई भी बच्चे अगर उसको बुली करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, परेशान करते हैं तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। इनफैक्ट अगर कोई बुली करे वो तो अलग चीज है, कोई अगर बुली ना भी करे, बहुत ज्यादा अगर बच्चे को तंग ना भी करे तो भी बच्चा डरा रहता है, तो भी वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है अपने माहौल को लेकर दूसरे बच्चों के प्रति। तो ऐसे में एंग्जाइटी का ना ही केवल बच्चे पर नुकसान हो रहा है, पूरी फैमिली को नुकसान कर रहा है। बच्चे में एब्यूज हो जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बढ़ गई है, क्योंकि उसको सेपरेशन एंग्जाइटी है, क्योंकि मदर की चिंताएं बच्चे में ट्रांसफर हो रही हैं। अक्सर ऐसे केसेस में देखने में आता है कि थेरेपी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर यहाँ एक अच्छी चीज़ देखने में आ रही है कि हरप्रीत जब 10 साल का था तो उसकी थेरेपी में मदर ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। एटलीस्ट मदर ने अपना ओवर प्रोटेक्टिव नेचर तो कम किया ही था। ओवर प्रोटेक्टिव नेचर होने की वजह से अक्सर मदर जब हमेशा बच्चे के इर्द गिर्द अवेलेबल रहती है, बच्चे के डर पर रिस्पॉन्स देती है और जैसा बच्चे का डर कहता है वो वैसा ही करना चाहती है, तो बच्चे का डर दूर नहीं होता, बच्चे का डर बना रह जाता है और बच्चे में अपने को लेकर एक बहुत कमजोरी, एक मानसिक कमजोरी, एक इमोशनल वीकनेस डेवलप हो जाती है, जिस वजह से बच्चे के अंदर ये बिलीफ बैठ जाता है कि वो अपनी इमोशंस और अपनी एंग्जाइटी को मैनेज नहीं कर सकता। यही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपनी बेसिक सी एग्जाम या कोई भी दूसरी सिचुएशन की एंग्जाइटीज को भी मैनेज करने लायक खुद को नहीं पाता। बड़ा हो जाता है बच्चा तो हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे में एग्जाम को लेकर स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है, पर बचपन में शायद हमने उसके इसी स्ट्रेस को, इसी एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया होता है, मतलब री इन्फोर्स किया होता है, जिस वजह से वो बड़ी उम्र में भी, टीनेज और एडल्टहुड में आकर भी अपनी एंग्जाइटीज़ को मैनेज करने में बहुत खुद को सफिशिएंट और कैपेबल नहीं देख पाता। तो ना ही केवल बच्चे में एंग्जाइटी को हैंडल करने की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके अंदर खुद को लेकर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, खुद को लेकर जो बिलीव्स हैं वो बहुत नेगेटिव बनते जा रहे हैं, जिनको बड़ी उम्र में क्योर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अभी इसी एज में, इसी टाइम पर बच्चे के अंदर एंग्जाइटी को दूर करना ज़रूरी है और उसके लिए बच्चे का जो माहौल है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उनको अपने अंदर चेंज लाना बेहद ज़रूरी है। तो पापा जो कहते हैं उसके बच्चे के कि उसको इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए, थोड़ा अकेला छोड़ने की आदत डालनी चाहिए, हर बात बात पर, छोटी छोटी चीज़ पर उसके लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, वो काफ़ी हद तक सही है। और थेरेपिस्ट भी यही कहेंगे ऐसे केस में कि मदर को किसी ना किसी तरह से अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करते हुए, अपनी चिंताओं को मैनेज करते हुए बच्चे को थोड़ा अकेला छोड़ना पड़ेगा, बच्चे को समझाना पड़ेगा, बच्चे को काउंसिल करना पड़ेगा कि अगर मदर उसकी अवेलेबल नहीं होती हैं या मदर अगर किसी तरह से उसको रिस्पॉन्स नहीं देती हैं तो वो किस तरह से बेटर थॉट्स रख सकता है और कुछ और बिहेवियर में अपने को इंगेज करके बिजी हो सकता है, जिससे कि सारा टाइम उसका दिमाग केवल अपने डर को बढ़ाता ना रहे, केवल उसके माइंड में चिंताएं ना भरता रहे। तो बच्चे को बहुत सारी कोपिंग स्ट्रेटजीज सिखानी ज़रूरी है, बच्चे के दिमाग से डर निकालना ज़रूरी है और मदर को भी ऐसे केस में स्ट्रांग होना ज़रूरी है कि वो समझे, जाने कि उनके बिहेवियर का डायरेक्ट इम्पैक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे पर कैसा पड़ रहा है, और ना ही केवल प्रेजेंट में, फ्यूचर तक बच्चे की जो ओवरऑल स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी है, एंग्जाइटी टॉलरेंस कैपेसिटी है, वो बच्चे की बहुत कम होती जा रही है। बच्चे की एंग्जाइटी अभी तो केवल पेरेंट्स को लेकर है,
पर बाद में वो जनरलाइज हो जाएगी, मतलब और कई कई सिचुएशंस में, कॉन्टेक्स्ट में देखने में आएगी जहां पर बच्चा अपने को बहुत ही वीक और बहुत इनकैपेबल पाएगा बेसिक से सिंपल से स्ट्रेसेस को हैंडल करने में भी। और ऐसे ही बच्चे अक्सर कई बार एंग्शियस एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी डेवलप कर लेते हैं, जो कि एक बहुत लॉन्ग टर्म तक परसिस्टेंट एक पर्सनैलिटी पैटर्न होता है, जिसमें आमतौर पर ज़्यादातर सिचुएशंस में पर्सन जो है वो दूर भागता है अपनी जिम्मेदारियों से, दूर भागता है स्ट्रेसेस से, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर कि उसको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा या उसको परफॉर्म करना पड़ेगा या किसी भी तरह से उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा या उसकी परफॉर्मेंस पर किसी तरीके का मॉनिटरिंग होगी, किसी तरीके से इवैल्यूएशन होगी, या कोई भी नया टास्क उसको टेकअप करना है और उसको लगता है कि इसमें उसको बड़े नए एफर्ट्स लेने होंगे, वो उन सिचुएशंस को, उन टास्क को अवॉइड करता है। तो एंग्शियस एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के डेवलप होने में भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसलिए सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को बचपन में ही मैनेज करना ज़रूरी है। पेरेंट्स अपने बिहेवियर में, अपने पेरेंटिंग में चेंज लाकर और माहौल में बदलाव लाकर बच्चे के अंदर से एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल को हटाकर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल डेवलप किया जा सकता है। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखने में आता है कि मदर को या जो भी कोई सिग्निफिकेंट केयर गिवर है जिसके अंदर एंजाइटी वाला नेचर है, उसको भी लॉन्ग टर्म काउंसलिंग और थेरेपी लेनी ज़रूरी होती है। तो मदर की भी यहाँ पर अगर सही तरह से थेरेपी चलेगी तो लॉन्ग टर्म तक इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में आसानी होगी। क्योंकि जब बच्चा 10 साल का था हरप्रीत, तब उस टाइम पर थोड़ा ही टाइम थेरेपी चली थी और केवल कुछ ही बिहेवियर्स पर फोकस किया गया था, बच्चे को मैनेज करने पर फोकस किया गया था। यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मदर भी अपनी थेरेपी ले और मदर भी जाने समझे कि उनके कौन से बिहेवियर मैल एडेप्टिव हैं और उनके बच्चे के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। बच्चा कल को कई तरह से एंजाइटी डेवलप कर सकता है, मुश्किल में पड़ सकता है, तो वो एज अ पेरेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को स्ट्रांग बनने में हेल्प करें। और बच्चे को स्ट्रांग बनने के लिए हेल्प करने में उनको पहले खुद भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, खुद भी एंजाइटी को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, एंग्शियस और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कोप करना लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर मदर भी अपनी थेरेपी लेती है और साथ साथ बच्चे की भी थेरेपी चलती है, तो लॉन्ग टर्म आउटकम्स अच्छे वाले, हेल्दी वाले अटेन करना आसान है। नहीं तो फिर दोबारा से प्रॉब्लम आएगी, फिर किसी और प्रॉब्लम के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए बच्चे की काउंसलिंग होगी, फिर थोड़े टाइम के लिए काउंसलिंग चल के बच्चे को कैसे तैसे मैनेज किया जाएगा और मदर किसी तरह से कोशिश करके थोड़ा बहुत चेंज खुद में लाकर मैनेज करेंगी, पर एक लॉन्ग टर्म चेंज नहीं आ पाएगा। लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट लाना है, बच्चे की एडल्टहुड तक अगर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मदर भी अपनी थेरेपी ज़रूर ले। तो उम्मीद है ये केस आपको पसंद आया होगा, आपको इससे काफ़ी इंसाइट मिली होगी और आपको ये जानकारी काफ़ी काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके लिए ये जानकारी बहुत यूज़फुल हो सकती है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ ऐसे और जो केसेस हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं और आगे भी करता रहूँगा, उनके बारे में भी आपको जानकारी मिले, उन्हें आप देख पाएँ और उनसे और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकें। धन्यवाद।